ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है महासंग्राम में। लगातार हम सुबह 7 बजे से चुनाव के ताजा अपडेट, दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा अपडेट, मिल्कीपुर उपचुनाव के ताजा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और विद्वानों से इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, बयानों का विश्लेषण भी कर रहे हैं और एक एक करके जो सीटें हैं, हॉट सीटें दिल्ली की, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 33.31% वोटिंग हुई है सेंट्रल दिल्ली में, 29.74% वोटिंग, ईस्ट दिल्ली में 33.66% वोटिंग हुई है। यानी कुल अगर जो देखा जाए तो नई दिल्ली में 29.89% वोटिंग, नॉर्थ दिल्ली में 32.44% वोटिंग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 39.51% वोटिंग हुई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 33.17%, आगरा में 35.81% और साउथ दिल्ली में 32.67% वोटिंग हुई है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली में 32.37%, साउथ वेस्ट दिल्ली में 35.44%, वेस्ट दिल्ली में 35.44% वोटिंग हुई है। तो ये 1 बजे तक के हमने आपको आंकड़े बताए हैं कि कुल दिल्ली में 33.31% मतदान हुआ है। 1 बजे तक 33.31% मतदान हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कार्यक्रम महासंग्राम में हम लगातार आपको जो दिल्ली की हॉट सीट है उनमें से एक एक करके सीटों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। तो अब जो ब्यौरा हम देने जा रहे हैं आपको जंगपुरा विधानसभा सीट की। जंगपुरा विधानसभा सीट जहां पर टक्कर किनके बीच मैं आपको बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया चुनाव मैदान में हैं, वहीं तरविंदर सिंह मारवाह बीजेपी से और फरहाद सूरी जो है वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। वहीं अगर जो बात करें 2020 की, 2020 में कुल जो मत प्रतिशत 60.66% यहां पर मतदान हुआ था। जंगपुरा विधानसभा सीट पर 2020 में 60.66% यहां पर मतदान हुआ था। किसको कितने मत मिले? आम आदमी पार्टी से प्रवीण कुमार विजयी हुए थे, 50.88% वोट मिले थे। वहीं जो है इमप्रीत सिंह बख्शी को 32.77% वोट मिले थे, बीजेपी से थे। वहीं कांग्रेस से तरविंदर सिंह मारवाह 15.29% इनको वोट मिले थे। ये 2020 की बात हुई जिसका हमने पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे। अब 2025 की बारी है तो वो 2025 में कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन 2015 में कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये बता दे रहे हैं। 64.30% कुल मतदान हुआ था 2015 में। प्रवीण कुमार यहां आम आदमी पार्टी से विजयी हुए थे, 48.11% इनको वोट मिले थे। मनिंदर सिंह धीर बीजेपी से थे, 25.71% इनको वोट मिले थे। वहीं तरविंदर सिंह मारवाह कांग्रेस से थे, 24.82% इनको वोट मिले थे। तो ये 2015 की हम बात कर रहे हैं। 2020 की भी हमने आपको पूरा लिस्ट दिखाया कि किसको कितने प्रतिशत यहां पर वोट मिले थे जंगपुरा विधानसभा सीट पर। अब आपको हम बताएंगे 2013 के परिणाम। 2013 विधानसभा चुनाव में कुल मतदान हुआ था 62.30%। जंगपुरा में 2013 में कुल मतदान 62.30%। किसको कितने मत मिले थे आपको बता दें। मनिंदर सिंह धीर को आम आदमी पार्टी से थे, 36.95% इनको वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, तरविंदर सिंह मारवाह 34.78% इनको वोट मिले थे। वहीं अगर जो बीजेपी से पंकज जैन 23.61% इनको वोट प्राप्त हुआ था। अब तुलना कर ले कितने प्रतिशत वोट मिले थे इन तीनों विधानसभा चुनाव में। जंगपुरा में तो 20 में 60.66, 15 में 64.30 और 13 में 62.30। यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि 2020 में दोनों से कम 13 और 15 की अपेक्षा कम मतदान हुए हैं, लेकिन अब 2025 में कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। 1 बजे तक दिल्ली में 33.13% मतदान हुए हैं, मैं इसे आपको बता चुका हूं।
अगर जो बात करें अगले सीट की, अगली सीट तो कालका जी पर तो हमने पूरा आपको बता दिया है, कालका जी सीट हमने बता दी है। लेकिन उसके बाद करावल नगर की सीट जो है, यहां से कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। करावल नगर कालका जी के बाद ये करावल नगर, और यहां टक्कर किनके बीच है? मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी से, वहीं कपिल मिश्रा बीजेपी से हैं, और कांग्रेस से पीके मिश्रा चुनाव मैदान में है। डॉक्टर पीके मिश्रा कांग्रेस से चुनाव मैदान में है, कपिल मिश्रा बीजेपी से, मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी से। 2020 में कितने प्रतिशत यहां पर मतदान हुए थे करावल नगर में? आइए यहां देखते हैं इस विधानसभा में 2020 में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे। कुल मतदान का प्रतिशत 67.55% यहां पर 2020 में, यानी कि करावल नगर विधानसभा में 2020 में 67.55% मतदान हुए थे। किनको कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी बता दें। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी से विजयी हुए थे, 50.59% यहां पर इनको वोट मिले थे। दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी से 46.29% और अरविंद सिंह कांग्रेस से 1.17% इनको वोट मिले थे। ये 2020 की अगर जो बात हम छोड़ें, 2015 की बात करें तो यहां पर कुल मतदान हुए थे 69.83%, यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कि कुल मतदान जो है वो ज्यादा है 2020 से। यहां पर आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी से ये थे 2020 में, कपिल मिश्रा यहां पर चुनाव जीते थे। 59.84% मत इनको मिला था वोट। मोहन सिंह बिष्ट दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी से 33.7%, और शैतान पाल जो हैं ये थे कांग्रेस से 3.15% इनको वोट मिले थे। अब आगे रुख करते हैं 2013 में कुल मतदान 68.40% हुआ था। कुल मतदान यानी कि एक तरह से देख सकते हैं कि 15 से जो कम है, 2015 से कम। मोहन सिंह बिष्ट यहां पर विजयी हुए थे, 34.64 बीजेपी से थे। कपिल मिश्रा यहां आम आदमी पार्टी से थे, 32.47% यहां पर इनको वोट मिले थे। बेगराज सिंह कांग्रेस से थे, 14.73% इनको वोट मिले थे। अब यहां पर कपिल मिश्रा बीजेपी से हैं, इस बार जो टक्कर है कपिल मिश्रा बीजेपी से हैं, और देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोट इनको मिलता है। और ये 20 और 15-13, 20 में 67 दशमलव कुछ, 15 में 69.83 और 13 में 68.40, यानी कि एक तरह से देखा जा सकता है 2020 में मत प्रतिशत कम हुआ था इस विधानसभा में भी। लेकिन 2025 में क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी। तो अब आगे का रुख करें। अगर जो अगली सीट भी अगर जो लेते हैं हम, अगर जो हम अपने दर्शकों को बताएं तो अगली सीट की तरफ रुख करेंगे। जल्दी से हम बता दें आपको, लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट है अगली सीट, लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट। लक्ष्मी नगर में किनके बीच टक्कर है ये भी हम आपको पहले बता दें। आम आदमी पार्टी से है बीबी त्यागी, और बीजेपी से है अभय वर्मा, कांग्रेस से है सुमित शर्मा। इन तीनों में टक्कर है। आप देख सकते हैं बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी, अभय वर्मा बीजेपी और सुमित शर्मा कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। 2020 में क्या स्थिति रही, कितने प्रतिशत मतदान हुए ये भी जल्दी हम आपको दिखा दें। तो कुल मतदान 61.74% इस विधानसभा लक्ष्मी नगर में हुआ था 2020 में, और किनको कितने प्रतिशत मत मिले ये भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी यहां पर विजयी रही थी, अभय वर्मा यहां से चुनाव जीते थे, 48.04% इनको वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नितिन त्यागी थे, 47.40% इनको वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस से हरिदत्त शर्मा 3.56% वोट मिले थे। वही अगर जो 2015 की बात करें, 2015 में क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, मतदान हुआ था 67.23% यहां पर मतदान हुआ था लक्ष्मी नगर विधानसभा में 2015 के चुनाव में। यहां पर आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी विजयी हुए थे, 42.54% इनको वोट मिला था। वहीं अगर जो बात करें बीजेपी से बीबी त्यागी दूसरे स्थान पर 39% वोट मिला था। कांग्रेस से जो हैं वो थे डॉक्टर अशोक कुमार वालिया
17.26% इनको वोट मिले थे। अगर जो 2013 की बात करें, अब जल्दी से अगर जो रुख करें, तो जहां पर 2013 में जो वोट मिले थे, कुल 2013 में वोट पड़े थे कुल इस विधानसभा में 64.70% यहां पर वोट पड़े थे 2013 में लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव पर। और यहां पर विजयी आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी हुए थे और इनको 36.41% वोट मिले थे। कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी। डॉक्टर अशोक कुमार वालिया 29.85% वोट पाए थे। अभय कुमार वर्मा यहां बीजेपी से तीसरे स्थान पर थे 28.36% वोटों के साथ। तो ये लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट। जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ेंगे, तो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, इसलिए हम अगली सीट की तरफ रुख नहीं करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराना। शिव सिंह भारती जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजीत विश्वकर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चंचल यादव जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चंचल जी, आपका नाम हम पहले भी जो अन्य प्रवक्ता सपा से जुड़े थे गलतीवश हम नाम ले लिए थे, तो उन्होंने याद दिलाया कि मैं चंचल यादव नहीं हूं। तो चलिए, भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दो विश्लेषण आपको करना होगा, एक तो मिल्कीपुर का और दूसरा आप दिल्ली विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उनका। कुल मिलाकर के अगर जो देखें मत प्रतिशत के हिसाब से, तो छोड़िए मत प्रतिशत के हिसाब से क्या देखा जाए, अब जब लास्ट आएगा तो मत प्रतिशत के हिसाब से उस पर विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन आरोपों का दौर जारी है। काम की जहां तक बात हो रही है, काम अगर जो अभी संजय राउत जी ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जीतना चाहिए काम के आधार पर, लेकिन बीजेपी में जादू है, वो जीत जाती है। यह संजय राउत जी ने बयान दिया था। अगर आप कहेंगे तो जरूर सुनवा देंगे, लेकिन इससे पहले सुनवा चुके हैं तो हम समय खराब करना नहीं चाहते, जल्दी आप लोगों से विश्लेषण, आपकी राय लेना चाहते हैं। तो शिव सिंह भारती जी, प्रवक्ता बीजेपी, जादू की छड़ी है आप लोगों के पास, ऐसा संजय राउत जी कह रहे थे। काम तो केजरीवाल जी ने किया है, जीतना उनको चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी जादू घुमा देते हैं आप लोग, जीत जाते हैं। जादू, कौन सा जादू शिव जी? जादू तो जनता करती है जी, और जादू की छड़ी जो है जनता के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है तो विकास है, और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता चाहती है। और जब जनता को तय करना है कि किसको चुनना है, अगर आप भ्रम की राजनीति करेंगे, आप झूठ की राजनीति करेंगे, आप छलावे की राजनीति करेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि जनता अगर समझेगी, देर में समझ कर लेती है। जैसे लोकसभा में हुआ, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश को चुनाव में जनता समझी, जनता ने समझा और जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा चुनी हुई पार्टी है। जनता ही उसको चुनकर सरकार बनाती है और और मैं तो आपके चैनल पे आया हूं तो सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं अभी जो चूंकि समय बचा हुआ है, मैं आपके समस्त न्यूज आवर के दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अभी समय है, जो लोग घर से नहीं निकले वो निकले और वोट डाल ले जाए। जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। चलिए, जादू की छड़ी जनता के पास है, न कि बीजेपी के पास। और जनता जो है वो जो बटन दबाती है उससे जादू निकलता है और विजय होती है। तो ये छड़ी जनता के पास है। संजीत विश्वकर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जादू जनता के पास है। वो जादू इस बार चल पाएगा? चौथी बार जीत पाएंगे? सरकार बना पाएंगे क्या? बड़े आरोप लगे हैं आप लोगों पे। संजीत विश्वकर्मा जी, आपसे सवाल है। चलिए,
संजीत विश्वकर्मा जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम रुख करेंगे भरत सिंह जी की तरफ। बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस कोई अहम रोल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस कुछ विशेष कर सकती है। बड़ी दुविधा की स्थिति है। टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने के लिए उत्सुक है। क्या लगता है, कुछ चमत्कार होगा? देवेंद्र जी, देखिए, आपके सब बातों में ही दोनों चीज है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं जी। हम तो दुविधा में है, तो इसलिए कह रहे हैं ना। 10 सालों से, पिछले 2 से जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो काम किया है वो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता ये भी देख रही थी कि यमुना का क्या हाल है। दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि वहां पे जल कैसे मिलता है, कितना गंदा मिलता है। उस गंदे जल को पीने के लिए दिल्ली की जनता मजबूर है। दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो पूरे देश में भाजपा किस तरह से अपना रंग रूप दिखा रही है वो पूरा देश देख रहा है। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, चाहे वो ओबीसी, एसटी, एससी क्या अपमान इस तरह से भाजपा के नेता रह रह के करते हैं उसकी बात हो, तो भाजपा को भी देश की जनता देख रही है और अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 साल से देख रही है। और अब उनको ये याद आ रहा है कि किस तरह से शीला दीक्षित जी ने पूरे दिल्ली को एक सपने की सजाया और सजोया था, और किस तरह से दिल्ली को एक प्रगति की तरफ मोड़ा था शीला दीक्षित जी ने। तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी को हम लोग एक बार मौका दें और कांग्रेस पार्टी को लाके फिर से शीला दीक्षित जी ने जो सपने सजोए थे और जो उन्होंने काम किया उस काम को आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जादू की छड़ी, सचमुच संजय राउत जी ने सही कहा कि जादू की छड़ी जो है वो जनता के पास है, और जनता ये उब चुकी है, चाहे वो शराब नीति, शराब माफियाओं से हो, चाहे वो देश को भटकाने वाले, चाहे वो भाजपा हो। तो मुझे लगता है फिर से एक बार दिल्ली की जनता पूरी तरह से शीला दीक्षित जी को और उनके कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को फिर से आशीर्वाद देने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पूरे इस चुनाव को लड़ी है। अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी जो है कहीं थी नहीं, तो आपको दिखेगा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से और एक विधानसभा पे जो बहुत ही हॉट सीट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश वाला विधानसभा जी, मिल्की, इस तरह से कल अखिलेश यादव जी की रैली को फ्लॉप करने की कोशिश की गई, वो भी देश की जनता देख रही है। किस तरह से योगी की तानाशाही चल रही है वो भी देश की जनता देख रही है। तो देश की जनता, और मुझे लगता है कि मिल्कीपुर की जनता इसका जो है बहुत ही माकूल और करारा जवाब देगी। जी, माकूल और करारा जवाब देगी। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन अब चंचल जी आपके पास लगातार आरोप लग रहे हैं। जब से चुनाव हुआ है, हम सुबह से ही बैठे हैं, लगातार सपा आरोप लगा रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं। 2 घंटे में 20 शिकायतें सपा ने दर्ज कराई हैं मिल्कीपुर में। तो सवाल मेरा वही है कि क्या लगता है आपको कि चुनाव ये जो हो रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निष्पक्षता की उम्मीद करना, आप समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। सवाल ये है आज के समय में कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका लगातार दुरुपयोग करे तो कुचलने का काम कर रही है। बीजेपी का कभी भी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रहा है। अगर मैं बता दूं आज के समय में, आपको सुन के आश्चर्य होगा
कि किस तरीके से एसपी जो है आईडी कार्ड चेक कर रहा है। आप सोचो एक बार, कल्पना करो कि जो गांव का मतदाता एक पुलिस की वर्दी देख करके डरता है, वो एसपी बताओ जब जाके लोगों की आईडी चेक कर रहा हो इतने लाव लश्कर के साथ में, तो ये पूरा का पूरा प्रयास है कि लोग घर से वोट डालने के लिए कम निकलें। लेकिन समाजवादी लोग, अयोध्या के लोग, वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं इन भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए। मैं एक बात करना चाहता हूं, आज बीजेपी किस मुद्दे पे बात करना चाहती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भी बीजेपी का 2 दिन में बजट इनका हर साल 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, आगरा, 5 जिलों में एक भी मेट्रो अभी तक नहीं बन पाई। झांसेबाज, जुमलेबाज है। ये वही लोग हैं जो महाकुंभ का पूरी दुनिया में प्रचार किए। मोदी और योगी जी का नूरानी चेहरा आप किसी भी पूरे देश की जितनी मेट्रो थी, जितने एयरपोर्ट थे, हर जगह आपको दिखाई देगा। लेकिन इन भाजपाइयों से पूछो कि काउंटिंग कर रहे थे, इतने करोड़ दान कर लिए, ये बताओ लाशें कहां गई? लोग हिंदू बन के सनातन बन के, वो कुंभ वाले मैटर पर कल बात कर लेंगे। आज चुनाव वाले मैटर पे ही बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का बयान आया है। लोग इस बार विकसित दिल्ली के लिए वोट देंगे। आप और उसके नेता सिद्धांतों से भटक गए हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि लोग इस बार विकसित दिल्ली के लिए वोट देंगे। आप और उनके नेता सिद्धांतों से भटक गए हैं। सुनिए। अपने क्षेत्र में, अपने घर के समीप मंदिर में गए, भगवान से पूजा अर्चना की, क्या कहेंगे सर? जी, भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान से प्रार्थना की कि इस बार जो लोगों के मन में बदलाव करना चाहते हैं उस पर विजय मिले, और पूरा यकीन है कि लोग इस बार विकसित दिल्ली के लिए वोट करेंगे। कल शाम को सर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सीएम आतिशी से जुड़े एक व्यक्ति के पास से दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। नहीं, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मैंने तो बार बार कहा है कि जो उनके प्रिंसिपल्स थे, जो उनके एथिक्स थे, वहाँ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी व उसके वरिष्ठ नेता और अन्य जो नेता या मंत्री या सीएम जो हैं वो भटक चुके हैं। उनके लिए बस किसी न किसी तरीके से सत्ता जो है वो प्राप्त करने का उनका उद्देश्य है। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक गई है, कैलाश गहलोत जी का कहना है। चलिए हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आम आदमी पार्टी जी, आएंगे हम आपके पास आएंगे। चंचल जी, हम आपके पास आएंगे। दिलीप यशवर्धन जी, बड़ी देर से हम उनके पास नहीं गए। आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है जी, ये कैलाश गहलोत जी कह रहे हैं। क्या लगता है कि वास्तव में सिद्धांतों से भटक गई है या सिर्फ आरोप है? आवाज आ रही है मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। पहली बात तो ये कि जो बयान है कि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक गई है, ये एक पॉलिटिकल बयान है जी। लेकिन अगर सच्चाई की कसौटी पे खरा रख के देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक गई। लेकिन तीसरा सत्य यह है कि राजनीति में किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं होता है। आम आदमी पार्टी उसी दिन सिद्धांतों से भटक गई थी जब उसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा छोड़ करके आम आदमी पार्टी बनाई थी। वो तभी समझ में आ गया था कि अब ये पार्टी राजनीति के रास्ते पर चल पड़ी है, और जो राजनीति के रास्ते पे चल पड़ता है उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है सिवाय एक सिद्धांत के कि ये न केन प्रकार सत्ता पानी है, और वो सत्ता पाने के लिए जो भी उसको करना होता है, जो भी कहना होता है, जो भी सुनना होता है, वो सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि आज आम आदमी पार्टी सिद्धांतों से भटक गई है या गलत रास्ते पे निकल पड़ी है या जो भी है। राजनीतिक पार्टी बनने के बाद, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद उसने दिल्ली की जनता को कुछ दिया है कि नहीं दिया है, आकलन इस बात का होना चाहिए। तो जनरल परसेप्शन यही रहता है कि अगर किसी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में रिपीट करती है तो ये माना जाता है कि वहां की जनता को उस पार्टी के हालातों से लाभ हुआ है।
तो दिल्ली में अगर आम आदमी की पार्टी सरकार रिपीट कर रही है तो इसका मतलब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों से खुश है। अब राजनीति में वो कुछ भी कहें या भाजपा सिद्धांतों से भटकने का इल्जाम लगाए, लेकिन जनता ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों पर गठित की गई थी उन सिद्धांतों पर खरी उतर रही है और वहां की जनता को लाभ मिल रहा है। 2 बार 3 बार सरकार बनी, अब की बार चौथी बार का नंबर है, तो चौथी बार ही दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि भाजपा के इल्जामों में कितनी सत्यता है। अगर भाजपा के इल्जामों में सत्यता है और भाजपा क्या सिद्धांत वहां एस्टेब्लिश करना चाह रही है, वहां की जनता के दिमाग में भाजपा ने क्या सिद्धांत दिखाए हैं कि जो आम आदमी पार्टी को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो सिद्धांतों को पूरा करेगी। और इन सब का आकलन करने के बाद अगर वहां की जनता भाजपा के सिद्धांतों से प्रभावित होती है और सत्ता उनको सौंप देती है तो ये माना जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक महज राजनीतिक बयान के अलावा और कुछ नहीं। जी, तो सारे दारोमदार हैं वो जनता के ऊपर हैं। संजीत विश्वकर्मा जी, सिद्धांतों की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों की बात हो रही है। राजनीति में दिलीप यशवर्धन जी का कहना है कि बस एक ही सिद्धांत होता है कि कोई सिद्धांत नहीं है और किसी भी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। यानी कि किसी भी पार्टी के लाइन में तो कम से कम आप लोग शामिल हो चुके हैं। जो उम्मीदें थीं जनता की जब गठित की गई आम आदमी पार्टी उस समय, और जो अन्ना आंदोलन के समय जो उम्मीद आप लोगों ने जगाया था, कम से कम वो चीजें अब नहीं रही हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी हो ही गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, संजीत विश्वकर्मा जी, सवाल आपसे है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आप जैसा बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल डटी हुई है और अपने सिद्धांतों पर ही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जनता से वादा किया था कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो उन्होंने दिया है। और रही बात की चुनाव परिणाम की, तो चुनाव परिणाम तो बस 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद सभी को पता चल जाएगा कि किसके आरोप में कितनी सत्यता है और कितनी दमदारी है। आप पूरे देश ने देख लिया कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, अपनी पूरी गुंडागर्दी दिखा दी, पूरी अपने तंत्र लगा दिए, पुलिस लगा दिए, ईडी सीबीआई सारा कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता आज कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी खुशी आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रही है। आप आने वाले 8 तारीख को परिणाम देखिएगा, निश्चित ही चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पर काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही अपने सिद्धांतों पर काम किया है और अरविंद जी ने जितने वादे किए हमेशा पूरे किया है। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि हमारी सरकार ने बार और जनता के विश्वास पे हम बिल्कुल खरे उतरे हैं। जनता से जितने भी वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने पूरे किए हैं। और यमुना की बात ही बीच में आ रही थी, तो यमुना की बात को तो आम आदमी पार्टी ने स्वयं ही स्वीकार किया था ना कि हमने यमुना की सफाई नहीं कर पाए। तो हमारे पास सच बोलने की भी ताकत है कि हम सच भी बोल सकते हैं। अभी कांग्रेस भाजपा की तरह थोड़ी कि बस सत्ता पाने के लिए कुछ भी झूठ बोलो, कुछ भी परोसो जनता के सामने। हम तो काम की बात करते हैं जनता के सामने। हम अपने काम को लेकर झूठ बोल पाएंगे जब यमुना की सफाई नहीं हुई है, गंदगी है, तो वहां अगर जो आप ये कहेंगे कि नहीं यमुना साफ है तो कौन मानेगा? वो तो मजबूरी है ना। तो हमने बोला ही कब? हमने कब बोला कि साफ है? जी, हमने तो नहीं बोला। बोल भी नहीं सकते ना। देखिए, बोल भी नहीं सकते आप। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमने जो काम किए हैं हमने उन्हीं कामों को याद दिलाया और उन्हीं कामों के दम पर हमने जनता से अपनी बात करी और अपने जनता से फिर वोट की अपील की। आपने तो देख लिया पूरा गुंडा तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने भिड़ा किया, उसके बावजूद भी आज क्या स्थिति है? आज बहुत अच्छी स्थिति में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार भी दिल्ली में बनने जा रही है और बहुत ही मजबूती से। हमारी मनोकामना पूरी भैया। जी, तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आप पर यह भी आरोप है कि जो सीएम हैं उनके कुछ खास लोगों के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? चलिए, हमारे साथ शिव सिंह भारती जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है
कि सिद्धांतों से भटक गई है। तो बीजेपी के क्या सिद्धांत हैं इस चुनाव में? बीजेपी की क्या सिद्धांत? भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे पे क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो केजरीवाल चिल्ला कैसे बातें कर रहे थे जैसे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेकिन भारत की राजनीति में आएंगे, एक ऐसे नेता सिद्ध हो गए जो कि आदर्श हो जाएंगे, जिनकी मूर्तियां चढ़ाई पे लगाई जाए। ईमानदारी का इतना ढडोरा पिटा कि उसकी पद्धति हुई कि उनके सारे मंत्री जेल चले गए, खुद केजरीवाल जेल चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए जो ईमानदारी का बखान करते थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी को ऊपर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया? भारतीय जनता पार्टी जनहित की बात करती है, विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी 2047 का लक्ष्य लेकर प्रत्येक गांव मजरे के विकास की बात करती है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। नई दिल्ली क्षेत्र में कई जगहों से शिकायत आ रही है, रिलीवर को मतदान केंद्र में नहीं जाने दिया जा रहा है, रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसद राघव चड्ढा का बयान। नई दिल्ली क्षेत्र में कई जगहों से शिकायत आ रही है कि रिलीवर को मतदान केंद्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ा बयान, तो कितना मतदान हुआ कैसे पता चलेगा? आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकती, हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने दी जाए। तो रिलीवर्स को आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं सारे प्रशासन से ये मांग करने आया हूं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को आ रही है दिल्ली से। आप नेता संजय सिंह का बयान आया है, वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, बीजेपी वाल्मीकि समाज से दुश्मनी क्यों निकाल रही है? तो आप नेता संजय सिंह का बयान, वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही, बीजेपी वाल्मीकि समाज से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? आइए सुनते हैं। पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वाल्मीकि चौपाल के प्रधान उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश जी को साउथ एवेन्यू के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? टारगेट कर करके आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने, वाल्मीकि समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने अपने घरों से निकलें वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या बयान दिया है। दोनों के अलग अलग आरोप हैं। चुनाव में रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और दूसरी बात संजय सिंह जी ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। चलिए हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा थोड़ी उत्तर प्रदेश की कर लें।
उत्तर प्रदेश की चर्चा हम करेंगे। चंचल जी लग रहा है सो रहे हैं, जग जाइए, उठ जाइए। चंचल जी, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? चलिए, चंचल जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। भरत जी मुस्कुरा रहे हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। भरत जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें, चलिए मेरी आवाज़ तो चंचल जी तक पहुंच गई, लेकिन भरत जी, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर जो हम देखें तो कांग्रेस मिल्कीपुर में कुछ खास नहीं कर पा रही है, लेकिन एक काम जरूर कर रही है कि जो इंडिया गठबंधन के अनुसार उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन बागी होकर भोला सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। शायद नाम भोला सिंह जी ही है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो क्या माना जाए वहाँ पर कि अब गठबंधन नहीं है इस उपचुनाव में? एक बार फिर से दोहराएंगे, आवाज बराबर नहीं आ रही थी। जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि मिल्कीपुर में कांग्रेस और सपा का क्या गठबंधन नहीं है कि आपके एक नेता, आपके मतलब कांग्रेस के नेता जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी और सपा से सीधी टक्कर है। तो अगर जो कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ेगा तो ये तो सपा को कमजोर करने वाली बात हो जाएगी, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाली बात हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सपा अपनी अलग एक पार्टी है, उसकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है, रसूख है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की अपनी एक राजनीति है, राजनीतिक हैसियत और रसूख हर पार्टी को होती है, और हर पार्टी को आगे बढ़ने का मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी को समर्थन दे रही, तो हमने थोड़ी नहीं ये कहा कि आप भाई समर्थन क्यों दे रहे केजरीवाल को, वो उनकी मर्जी हो सकती है, वो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा के चुनाव तक का एक गठबंधन है, और वो लोकसभा चुनाव में आपको दिख सकता है आगे भी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव है, तो हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी ताकत तो बढ़ानी चाहिए। उसी हिसाब से वो अपने हर क्षेत्र में जहां जहां ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारी हो सकती है, हमारी सीट आ सकती है, तो लड़ाया जाता है चुनाव। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पे जिस तरह से भाजपा हर तरह से सामदंड भेदभाव अपना के जीतना चाहती है, यह दिखाता है कि भाजपा किस तरह से विपक्षियों के खिलाफ अपनी तानाशाही रवैयों को अपना रही है। कल अखिलेश जी का जैसे जिक्र किया कि अखिलेश जी का कल वहां पे जब मीटिंग था, जहां पे सभा थी, उस सभा को खराब करने के लिए सारे प्रदेश के सारे गाड़ियों को डाइवर्ट उस तरफ कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि वहां एक से भी योगी आदित्यनाथ सब कुछ करने के लिए तैयार है, डरे हुए हैं। तो मुझे मिल्कीपुर के लिए लगता है। और जहां तक रही बात दिल्ली के चुनाव की, तो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पे बड़े जोरदार ढंग से लड़ रही है। और आप देखिएगा कि दोनों की लड़ाई में भाजपा और आपकी जो बात हो रही है कि आप आगे, आप भाजपा आगे, तो न आप दिखेगी और न जो है भाजपा दिखेगी। कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार आपको दिल्ली में नजर आएगी। खाता नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत अच्छी सीट मजबूती के साथ आ रही है। चलिए दिलीप यशवर्धन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार मिल्कीपुर में चुनाव मैदान में हैं, वो क्या सपा को कमजोर कर रहे हैं? क्या लगता है? और दूसरी बात ये कि जो सपा मिल्कीपुर में बार बार ये कह रही है कि आरोप लगा रही है कि ये निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो क्यों ना चुनाव को निरस्त करने की ही मांग कर दे? जी जल्दी से सर। मिल्कीपुर में कांग्रेस का तो कैंडिडेट है ही नहीं, मुझे लगता है। नहीं, भोला सिंह जी हैं, वो एक कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, भोला सिंह जी। तो ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां से जी, पिछले अलायंस के चलते हुए। जी। बसपा ने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया जी, बसपा ने नहीं किया है जी। कांग्रेस का भी कैंडिडेट है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी। जी, ठीक है। और
बाकी जो रही बात की जो अनियमितताएं हो रही हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सा इल्जाम होता है जो हर इलेक्शन में लगता है, स्पेशली बाई पोल्स में सत्ता के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ विपक्ष इल्जाम लगाती है। और अगर इन इल्जामों के ऊपर चुनाव को कैंसिल किया जाएगा तो इस देश में कभी कोई चुनाव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चीजें हर बार हर चुनाव में होती ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। निष्पक्षता क्या होती है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। विपक्ष के हिसाब से किस तरीके से चुनाव होना चाहिए इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है। पक्ष क्या चाहता है इसकी भी कोई परिभाषा नहीं, किसी चीज की कोई परिभाषा नहीं है। राजनीति में मौके की तलाश रहती है कि जिस तरीके से इल्जामों को लगाया जा सके, और जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, प्रशासन पे इल्जाम लगाने का मतलब उस सत्ता के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इन सारी चीजों पर बहसबाजी करने के बजाय जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने की बात करी जाए, क्योंकि मिल्कीपुर में अभी मुझे लगता है कि 40% के अंदर ही वोटिंग हुई है, 35-35 के करीब में वोटिंग हुई है, 35 से 40 के बीच में। तो वोटिंग परसेंटेज बाई पोल्स में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बाई पोल्स में आम जनता बहुत कम वोट देने आती है। जनरली वो जनता आती है जो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है या पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और उससे संबंधित लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए निकाल पाने में सक्षम होती है, उस पार्टी की वहां पर जीत हो जाती है। और वैसे जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है इस देश का, कि बाई पोल्स में ज्यादातर सीटें या लगभग सारी की सारी सीटें उस सत्ता पक्ष को ही जाती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है उसका, मैं कारणों पर कोई विश्लेषण नहीं करता। जी। और मिल्कीपुर की सीट जीतना भाजपा के लिए इस समय बड़े नाक का विषय की बात कह लीजिए, या उनकी अहम की बात कह लीजिए, या उनकी इज्जत की बात कह लीजिए, तो उस सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी भाजपा को लगाना होगा वो लगाएगी। सपा भी कोशिश करेगी, क्योंकि सपा ने अभी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये भी पता चल जाएगा कि सपा के पीडीए में कितना दम है और मिल्कीपुर की जनता पीडीए के फॉर्मूले से कितनी ज्यादा प्रभावित है। दोनों ही पार्टी पे कैंडिडेट भी उसी हिसाब से खड़े किए हैं। तो अब किसका फॉर्मूला कितना ज्यादा सार्थक होता है ये 8 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा। जी। और जहां तक बात कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के नेता रहे हैं भोलानाथ जी, वो चुनाव मैदान में तो रहे हैं नेता, तो कुछ जी अब सिंबल नहीं मिला है शायद, हाँ सिंबल नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता रहे हैं भोलानाथ जी। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। रायपुर से यह बड़ी खबर, केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है। बीजेपी के लिए जनता का विश्वास बढ़ा है। मोदी जी के काम को जनता ने देखा है। तो जीत के दावे किए जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए सुनवाते हैं। आज दिल्ली प्रदेश का चुनाव का मतदान हो रहा है और इस बार निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। उसको अब वहाँ की जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने करीब 11 वर्षों में देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं, उस पर दिल्ली प्रदेश की भी जनता का विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे सीएम विष्णुदेव साय, जो बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम का यह क्रम लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आएंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।